So in this lecture, we will first discuss the most important types of reactions जो कि हमें किसी pathway या किसी भी जो है वो cycle के अंदर हम encounter करते हैं जिन reactions को. So 5 types of reactions ऐसे हैं जो यहाँ पे मैंने list down किए हैं जो कि जब हम glycolysis, TCA cycle या बाकी जितने भी metabolic reactions हैं उनके अंदर इन reactions को हम observe करेंगे. एक पाथवे के अंदर हो सकता है कि पहला या दूसरा रिएक्शन आपको ऐसा नजर आ रहा है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे हैं. देन आप एक ऐसा रिएक्शन ऑब्जर्व कर रहे हो जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन या कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है. थर्ड पे कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें आइसोमराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, एलिमिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रही है, ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है या फ्री रेडिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि how many types of reactions are possible inside the biological system जो कि मेटाबॉलिज्म में हम ऑब्जर्व करेंगे. उसके बाद हम जो है वो उन पाथवेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट कि हम इनमें से कौन से जो रिएक्शंस हैं उनको क्लियर करते हैं. पहले देखते हैं उनकी क्या यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, किस कंडीशन में ये रिएक्शंस जो हैं ये एक्टिवेट होंगे. सो पहला जो रिएक्शन है आपके पास वो ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन बॉन्ड या तो बनेंगे या फिर आपके पास ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होंगे. ठीक है, कार्बन कार्बन के अलावा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्टडी करते हैं इसमें. यानी ऐसे रिएक्शंस जिसमें आपके पास या तो बॉन्ड्स की ब्रेकेज हो रही है या बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है. ठीक, अब दो पॉसिबिलिटीज हैं. अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बॉन्ड्स की ब्रेकेज की बात करते हैं, यानी वी आर कंसीडरिंग ऑल बॉन्ड बनेगा या फिर बॉन्ड ब्रेक होगा. सो देयर आर टोटल 2 पॉसिबिलिटीज जिनके थ्रू कोई बॉन्ड ब्रेक हो सकता है. ठीक है, अगर हम स्पेसिफिकली कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड आपके पास एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें सपोज आपके पास ये एक एटम है कार्बन, यहाँ पे आपके पास दूसरा एटम है कार्बन का. अगर इन दोनों एटम्स ने आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें और ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर है ये इन दोनों के दरमियान इसकी शेयरिंग होगी. इसको मैं इस तरह से लिख रही हूँ. सो तब ये दोनों एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और आपस में क्या चीज बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है, इस कार्बन की बाकी 3 ग्रुप्स के साथ भी जो है वो बॉन्ड बन सकता है. सो ये एक स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड है जो इन दो कार्बन एटम्स के दरमियान बना है जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एक्चुअली. अब इस बॉन्ड की ब्रेकेज की फर्दर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यानी 2 ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से आपका ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो सकता है. जिसमें एक मेथड है आपके पास होमोलेटिक क्लीवेज और सेकंड आपके पास मेथड है हेट्रोलेटिक क्लीवेज. ठीक है, होमोलेटिक क्लीवेज मींस कि इस केस में जब आपके पास यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा तो ये बिल्कुल सेंटर से होगा. इस पोजीशन से इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा कि आफ्टर बॉन्ड ब्रेकेज आपका ये वाला कार्बन एटम अपना इलेक्ट्रॉन अपना शेयर रिसीव कर लेगा और ये वाला एटम अपना शेयर रिसीव कर लेगा. यानी इक्वल पोजीशन से इस इक्वेटर पॉइंट से आपकी बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस हो रही है, इसलिए हम उसको होमोलेटिक क्लीवेज कहते हैं. यानी सेम आपके जो है ना कंट्रीब्यूशन जो इन दोनों एटम्स की थी वो इन तक वापस चली जाएगी. और हमेशा होमोलेटिक क्लीवेज के रिस्पॉन्स में आपके पास क्या चीज बनती है, फ्री रेडिकल. ठीक है, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसा एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो उसको आप क्या कहते हो, फ्री रेडिकल. इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है एंड 1 इज अ ऑड नंबर. ठीक है, सो ये आपके पास कार्बन का फ्री रेडिकल होगा.
और दूसरी तरफ यहाँ पे भी आपके पास जो कार्बन है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया जो कि अनपेयर्ड है, तो ये भी क्या होगा, फ्री रेडिकल होगा। सो हम कह, जब भी आपके पास जो है वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन की होमोलेटिक क्लीवेज होगी, कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की होमोलेटिक क्लीवेज, तो इस होमोलेटिक क्लीवेज के रिस्पॉन्स में आपके पास फ्री रेडिकल्स बनेंगे, बिकॉज आफ्टर द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड आपका हर एक एटम अपना जो शेयर है उसको रिसीव कर लेगा और दोनों एटम्स के अंदर एक एक ऑड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट होंगे। तो ये आपके पास क्या होंगे, कार्बन के रेडिकल्स। ठीक है, तो जब भी आप किसी पाथवे के अंदर फ्री रेडिकल्स को देखो, फ्री रेडिकल्स की इन्वॉल्वमेंट देखो, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये फ्री रेडिकल्स इसलिए बने हैं बिकॉज जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है उस वो किस मैकेनिज्म के थ्रू हुआ है, होमोलेटिक क्लीवेज की वजह से। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की तरफ मूव करते हैं कि होमोलेटिक क्लीवेज के अलावा बॉन्ड्स की क्लीवेज और किस तरह से हो सकती है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने तीन जो है वो पॉसिबिलिटीज बताऊंगी जो कि हेट्रोलेटिक क्लीवेज में हो सकती है। जैसे कि आप नेम से ही पता चल रहा है कि इस केस में आपकी जो क्लीवेज होगी वो क्लीवेज इक्वल पॉइंट से नहीं होगी बल्कि ये क्लीवेज अनइक्वल होगी। प्रीवियस केस में हमने क्लीवेज देखी थी लेकिन वो इक्वल पॉइंट से हो रही थी। सो होमोलेटिक क्लीवेज हमेशा इक्वल पॉइंट से होगी लेकिन सेंटर से होगी। इस केस में आपका बॉन्ड तो क्लीव होगा लेकिन क्लीवेज जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी बल्कि अनइक्वल होगी। सो सपोज हम यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी लिखते हैं कि ये आपके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे आपके पास एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन और एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, इस केस में कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की क्लीवेज या तो यहाँ से हो सकती है, ठीक है, या फिर ये क्लीवेज यहाँ से हो सकती है। कार्बन कार्बन की भी हम एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 4 पॉसिबिलिटीज डिस्कस करेंगे। सो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की अनइक्वल क्लीवेज यहाँ से हो सकती है कि या तो कार्बन वाली साइड से बॉन्ड ब्रेक हो जाए या हाइड्रोजन वाली साइड से इधर से बॉन्ड ब्रेक हो। दोनों केसेस में अनइक्वल क्लीवेज होगी ना। इसके रिस्पॉन्स में आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, कार्बन के पास किसी किस्म का इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा और जो पूरे का पूरा आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है वो किस पे चला जाएगा, हाइड्रोजन पे। ठीक है, तो इस केस में आपका जो हाइड्रोजन है ये हाइड्राइड आयन बन जाएगा। ठीक है, जिसमें एक प्रोटॉन के साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सिंपल अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, बट दिस टाइम आपके पास इस हाइड्रोजन एटम में एक की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। So you can say कि now this hydrogen atom is not an atom, ये हाइड्राइड आयन है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है। और दूसरी तरफ जो कार्बन है, कार्बन के पास यहाँ पे किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा जो उसने शेयरिंग में यूज किया था। तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। तो इसको आप कहोगे कि ये क्या चीज है, कार्बो कैटाइन। यानी इस केस में आपके पास नेट जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज हो गया ना, तो आपके पास कैटाइन बन जाएगा और वो कौन सा कैटाइन होगा, कार्बो कैटाइन। इज इट क्लियर? यस मैम। सेकेंड पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि अगेन बॉन्ड की अनइक्वल क्लीवेज हो रही है, बट दिस टाइम आपके पास जो पेयर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के पास चला गया। ठीक है, और कार्बन इस टाइम आपका कार्ब एनाइन बन गया और हाइड्रोजन के पास जो है वो एडिशनल बल्कि उसका अपना भी जो इलेक्ट्रॉन था वो भी उससे रिलीज हो गया, तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन। सो हम कह सकते हैं कि हेट्रोलेटिक क्लीवेज के रिस्पॉन्स में आपके पास कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, हाइड्राइड और प्रोटॉन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की क्लीवेज की बात करते हो तो इस केस में हम देख लेते हैं कि आपके पास अगेन 2 पॉसिबिलिटीज हैं।
या तो ये बॉन्ड इस पोजीशन से ब्रेक होगा या फिर ये बॉन्ड इस पोजीशन से ब्रेक होगा। इस केस में आपके पास एक कार्बन एटम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, सेकंड कार्बन एटम के पास पूरा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। सो आप अगेन कह सकते हो कि एक कार्बन एटम आपका कार्बोकेटाइन और दूसरा कार्बन आपका कार्ब एनाइन बन जाएगा। सेम इज द केस विद दिस स्ट्रक्चर कि यहाँ पे भी आपके पास एक कार्बन के पास पूरा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरे कार्बन के ऊपर किसी भी किस्म का जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं जाएगा। सो दिस टाइम ये कार्बन कार्ब एनाइन और ये कार्बन कार्बोकेटाइन। सो जनरली इस पॉइंट को कंक्लूड करते हैं और हम ये चीज देखते हैं कि अगर आपके पास जो कोवलेंट बॉन्ड है कि कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉन्ड की क्लीवेज होनी है और वो क्लीवेज होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है, तो होमोलिटिक क्लीवेज के रिस्पॉन्स में आपके पास रेडिकल्स बनेंगे। और अगर आपके पास हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रही है किसी जगह पे बॉन्ड की, चाहे वो कार्बन हाइड्रोजन का है या कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, तो उसके रिस्पॉन्स में आपके पास कार्बेनाइन, कार्बोकेटाइन, प्रोटॉन या हाइड्राइड ये स्पीशीज प्रोड्यूस हो सकती हैं, ये बन सकती हैं। Okay. बिकॉज दीज रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, सो व्हेनेवर आपके पास किसी एक स्पीशी के अंदर एक कार्ब एनाइन है, ठीक है, सपोज ये आपकी स्पीशी ए है और इसमें आपके पास एक कार्ब एनाइन है, एंड देयर इज अनदर Yes. स्पीशी जिसके अंदर कार्बोकेटाइन है, स्पीशी बी। सो these carbanion and carbocation can interact and they can make bond, क्योंकि एक के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास कंप्लीटली डेफिशिएंसी है, ठीक है। सो बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर कोई एक स्पीशी अपना कार्बेनाइन यूज करते हुए किसी कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक कंडक्ट करती है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कंडक्ट करती है, तो देयर आर चांसेस कि उनके दरमियान कार्बन कार्बन बॉन्ड बन सकता है। इसी तरह से अगर कोई हाइड्राइड कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक कंडक्ट करता है, तो अगेन देयर आर चांसेस कि आपके पास यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। और अगर प्रोटॉन जो है वो किसी कार्ब एनाइन के ऊपर अटैक करता है, तो अगेन वी कैन गेट अ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। Okay. तो ये सारी वो स्ट्रेटजीज हैं, वो पॉसिबिलिटीज हैं जो कि हमने आगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में डिस्कस करनी है कि समटाइम्स आपके बॉन्ड ब्रेक होंगे और आपको वहां पे कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन मिलेगी, और समटाइम्स इन कार्बोकेटाइन और कार्ब एनाइन की कॉम्बिनेशन की वजह से, इनके दरमियान इंटरेक्शन की वजह से आपके पास जो है वो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो, Okay. ठीक है। ओके, Yes. तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे, रिएक्शंस दैट कैन मेक और ब्रेक कार्बन कार्बन बॉन्ड। नाउ सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं इंटरनल रीअरेंजमेंट वाले रिएक्शन। इसमें आइसोमराइजेशन भी आ जाती है और एलिमिनेशन भी आ जाती है, ठीक है। इंटरनल रीअरेंजमेंट, आइसोमराइजेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें आपका जो एक मॉलिक्यूल है वो इंट्रामोलेकुलर लेवल पे अपने स्ट्रक्चर को रीअरेंज करता है, यानी कोई ग्रुप बाहर से इसमें ऐड नहीं होता, ठीक है, ये अपने ही ग्रुप्स को रीअरेंज कर लेता है। और किस तरह से रीअरेंज करता है, अपने जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लेता है, कुछ बॉन्ड्स को शिफ्ट कर देता है, किसी एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो उसको किसी दूसरी पोजीशन पे ट्रांसफर कर देता है, या सिस ट्रांस रीअरेंजमेंट। ये सारी वो पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें कोई बाहर का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड नहीं हो रहा, कोई बाहर का मॉलिक्यूल फैसिलिटेट नहीं कर रहा, बल्कि इटसेल्फ वही मॉलिक्यूल इन दी प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं इंट्रामोलेकुलर लेवल पे, ठीक है। इसमें ये सारे रिएक्शंस आ जाएंगे, जिसकी एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे डिस्कस की हुई है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। यू कैन सी हेयर कि आपके पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर्स हैं, दोनों हेक्सोसिस हैं, लेकिन एक केस में आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप वो सेकंड कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, और एक केस में आपके पास जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। सो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम की एक्टिव साइट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने इस फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट कार्बन से सेकंड कार्बन पे शिफ्ट करके
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से किस में कन्वर्ट हो सकता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। यानी वो ग्रुप्स जो सेकंड कार्बन पे थे वो फर्स्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे, और जो फर्स्ट पे थे वो किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, सेकंड में शिफ्ट हो जाएंगे। इसमें किसी किस्म की किसी दूसरे मॉलिक्यूल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि उसी मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामोलेकुलर लेवल के ऊपर जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा। ठीक है। मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि हम ग्लाइकोलिसिस और बाकी पाथवेज के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें आइसोमराइजेशन या इंटरनल रीअरेंजमेंट हो रही होती है। तो ये मत समझिएगा कि ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। कोई एक मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, उसको रीशिफ्ट कर सकता है, अपने ग्रुप्स की पोजीशन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसीलिए हम इनको, इन स्पीशीज को एक दूसरे के आइसोमर्स कहते हैं, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक कार्बन के अगर आप एटम्स काउंट करो, हाइड्रोजन के काउंट करो, ऑक्सीजन के काउंट करो, तो वो कांस्टेंट होंगे दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर। सिर्फ इन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो अरेंजमेंट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो चेंज हो रही है। ठीक है, इस वजह से ये आइसोमर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, थर्ड टाइप आपके पास आ जाती है। पहले हमने वो रिएक्शंस देखे जिनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड की या तो ब्रेकेज होगी या फॉर्मेशन होगी। सेकंड हमने इंटरनल रीअरेंजमेंट, आइसोमराइजेशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस देखे हैं। और थर्ड पे आपके पास है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस को कुछ हद तक हम लोग एटीपी को जब हमने डिस्कस किया था एज अ कपलिंग फैक्टर, तो वहां पे हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। सो आई थिंक सो कि ये आप लोगों के लिए समझना आसान होगा। समटाइम्स आपका कोई न्यूक्लियोफाइल, ये सपोज एक स्ट्रक्चर है जिसमें यू हैव अ न्यूक्लियोफाइल, समटाइम दिस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक अनदर ग्रुप। यहाँ पे वो ग्रुप एटीपी दिखाया गया है, लेकिन एटीपी के अलावा भी कोई ग्रुप्स हो सकते हैं। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जब भी किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक कंडक्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल अपने बॉन्ड्स में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक करता है और किसके साथ बॉन्ड बना लेता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ। सो आप कह सकते हो कि इस बॉन्ड की ब्रेकेज के बाद ये वाला ग्रुप इस स्टेबल स्ट्रक्चर से रिलीज होके न्यूक्लियोफाइल पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कि आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अगर फॉस्फेट ग्रुप को टारगेट करता है तो आपका कौन सा ग्रुप न्यूक्लियोफाइल पे ट्रांसफर होगा, फॉस्फोराइल ग्रुप। अगर आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल असाइल ग्रुप के ऊपर टारगेट करता है, असाइल ग्रुप आपके पास ये फैटी एसिड वाला ग्रुप होता है। ठीक है। अगर सपोज आपका कोई न्यूक्लियोफाइल आके इस असाइल ग्रुप के ऊपर अटैक कंडक्ट करता है, तो ये असाइल ग्रुप यहाँ से रिलीज होके किसके साथ अटैच हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हो जाएगा। दिस इज न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह से अगर ये किसी ग्लूकोज मॉइटी के ऊपर अटैक कंडक्ट करता है, उस केस में आपका ये ग्लाइकोसाइल ग्रुप जो है ये किसको ट्रांसफर हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल को ट्रांसफर हो जाएगा। सो यहाँ पे इस चीज को डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये है कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियोफाइल कि वो किस सेंटर के ऊपर अटैक कंडक्ट करते हैं। ठीक है। अगर फॉस्फेट के ऊपर अटैक कंडक्ट कर रहा है तो यू विल गेट फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर। अगर असाइल ग्रुप के ऊपर अटैक कंडक्ट कर रहा है तो यू विल गेट असाइल ग्रुप ट्रांसफर। इसी तरह से अगर ग्लाइकोसाइल ग्रुप के ऊपर रिएक्शन होगा या अटैक कंडक्ट होगा तो यू विल गेट ग्लाइकोसाइल ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। सो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद कोई एक ग्रुप अपने स्ट्रक्चर को छोड़ के न्यूक्लियोफाइल में जाके ऐड हो जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है। क्या अब हम फोर्थ टाइप की तरफ मूव करते हैं, एंड दिस टाइप इज फ्री रेडिकल रिएक्शंस। उसके बाद मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की बात करती हूँ। फ्री रेडिकल रिएक्शंस जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और फ्री रेडिकल्स हमेशा तब बनते हैं जब आपके पास बॉन्ड की कौन सी क्लीवेज होगी, होमोलेटिक क्लीवेज होगी। यानी जब भी आपके पास किसी स्पीशी में होमोलेटिक क्लीवेज होगी बॉन्ड की, तो उस होमोलेटिक क्लीवेज के रिस्पॉन्स में फ्री रेडिकल्स बनेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास ये हीम फॉर्मेशन का एक रिएक्शन है। इसमें आपका ये कोई इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है जो कि इटसेल्फ एक फ्री रेडिकल है। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि एक ही है, तो इसका मतलब है ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है। दिस फ्री रेडिकल विल अटैक ऑन दिस प्रोटॉन या इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, और ये हाइड्रोजन ने अगर इस
फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाना है, तो इसका मतलब है इसे अपना ये बॉन्ड ब्रेक करना है। और इस केस में आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगेन जो बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है वो सेंटर से हो रही है। तो एक फ्री रेडिकल अपने आप को स्टेबल करने के लिए जिस स्पीशी को अटैक कर रहा है उसने यहाँ पे एक फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कर दी है, ठीक है। और नेक्स्ट ये फ्री रेडिकल अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड को ब्रेक करता है, और इस केस में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाती है, और इस केस में यहाँ पे आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन बन जाएगी। तो देयर आर सम रिएक्शंस जिनको इनिशिएट करते हैं फ्री रेडिकल्स, और इन रिएक्शन के मैकेनिज्म में भी आपके पास फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक आपके पास एक स्टेबल प्रोडक्ट ना बन जाए, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि फ्री रेडिकल्स अनस्टेबल स्पीशीज हैं जो कि तब तक रिएक्शन को कॉन्टिन्यूस रखते हैं जब तक एक स्टेबल कंपाउंड प्रोड्यूस ना हो जाए। मतलब तब तक यहाँ पे इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे ये फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं ये फौरी तौर पे रिएक्ट करते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, और अपनी स्टेबल फॉर्म को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन जो कि हमें हर दूसरे रिएक्शन के अंदर हमें यही प्रोसीजर नजर आ रहा होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इनको देखते हैं। यानी ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि सबसे ज्यादा हम ऑब्जर्व करेंगे मेटाबॉलिज्म के अंदर। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो आप ऑब्जर्व करोगे चाहे वो आप कैटाबोलिक या एनाबोलिक प्रोसेस में ऑब्जर्व करो, उसमें आप इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को विटनेस करोगे, इनकी परसेंटेज बाकी सब रिएक्शन से ज्यादा होगी। सो लेट्स सी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं और इनकी स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर को कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती क्या है, ठीक है। किस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं और किस रिएक्शन को हम रिडक्शन कहते हैं। सो जस्ट फॉर रिवीजन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी रिएक्शन जिसमें आपके पास कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन को करती है उसको आप कहते हो ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन इज रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। समटाइम्स आपकी ये जो स्पीशी है ये इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्टली रिलीज कर देती है, जैसे आपने यहाँ पे देखा है कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली रिलीज हो गया और आपके पास यहाँ पे प्रोटॉन बन गया। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि इलेक्ट्रॉन रिलीज तो होंगे लेकिन इस केस में आपका जो रिलीज है वो इन दी फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन होगा, बिकॉज हाइड्रोजन इटसेल्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है ना। सो इस केस में आपका जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इनडायरेक्टली हो रहा है इन दी फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सो आप ये भी कह सकते हो कि रिलीज ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन का एक फिनोमिना है। और थर्ड आपके पास पॉसिबिलिटी है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपके पास हो गया ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड रिडक्शन। रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास कोई एक स्पीशी, सपोज मैं यहाँ पे बी लिख रही हूँ, this species is going to accept electron either directly or in the form of hydrogen. So आप कह सकते हो कि reduction is addition of electrons या फिर addition of hydrogen, या थर्ड आप कह सकते हो removal of ऑक्सीजन। ये तीन आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं रिडक्शन। लेकिन हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में ऐसा नहीं है कि एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रही हो और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिलीज हो जाए बस। हमेशा आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा, कपल्ड प्रोसेस होगा। यानी कोई भी स्पीशी अपने इलेक्ट्रॉन तब तक रिलीज नहीं करेगी
उसे जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जब तक कोई दूसरी स्पीशी उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने का पोटेंशियल ना रखे। यानी अगर ए यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो ए अपनी स्टेबल फॉर्म में ही रहेगा, ये तब तक इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा जब तक एक दूसरा मॉलिक्यूल बी इसको अप्रोच ना करे। उस टाइम कंपैरिजन होगा कि ए की इलेक्ट्रॉन के लिए जो एफिनिटी है वो कम है और बी की इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज्यादा है। सो ए विल रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड बी विल पिक दीज इलेक्ट्रॉन। यानी हमेशा जब कोई स्पीशी ऑक्सीडाइज होगी देयर मस्ट बी अ स्पीशी जो कि रिड्यूस हो, अदरवाइज ये प्रोसेस नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये प्रोसेसेस लिंक्ड है, ये कपल्ड है। कोई भी स्पीशी अपने इलेक्ट्रॉन तब तक रिलीज नहीं करेगी जब तक उसका एक्सेप्टर प्रेजेंट ना हो, वो उसे अपने पास ही रखेगी और तब रिलीज करेगी जब उसके एक्सेप्टर की इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी इसके मुकाबले में ज्यादा हो। इसका मतलब है कि हमें एक्सेप्टर और डोनर की जो इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी है उसका पता होना चाहिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज्यादा है या इसकी इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज्यादा है? इसने अगर इसकी इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज्यादा है बी के मुकाबले में तो ये रिलीज नहीं करेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होंगे। और अगर बी की इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज्यादा है तो ए विल रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड बी विल पिक दोस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ये जो हमारे पास इनकी इलेक्ट्रॉन्स के लिए एफिनिटीज हैं इनको हम प्रिडिक्ट करते हैं बाय कंपेयरिंग देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। आप लोगों को याद होगा शायद एसएससी में या पीसी 123 किसी जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसमें आप हाइड्रोजन को यूज करते हो और हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। इसके साथ आप एक ऐसा सेल लगाते हो जिसका आप रिडक्शन पोटेंशियल चेक करना चाहते हो। सपोज आपने बी का रिडक्शन पोटेंशियल चेक करना है, आप इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ इस सेल को कनेक्ट करोगे और आपके पास यहाँ पे रीडिंग आती है -0.194। सो आप कहोगे कि बी का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.194, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास जो है वो कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपने ए का रिडक्शन पोटेंशियल देखना है, ठीक है। ए का रिडक्शन पोटेंशियल आप चेक करना चाहते हो। इस केस में आपके पास वैल्यू आ रही है, सपोज यहाँ पे बी की बजाय ए को आपने फिक्स किया और ए के केस में आपके पास जो वैल्यू आ रही है रिडक्शन पोटेंशियल की वो वैल्यू आ रही है -0.414 वोल्ट। सो इट मीन्स कि ए का रिडक्शन पोटेंशियल लो है, ठीक है, और बी का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, ठीक हो गया। सो जितना ज्यादा आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल किसी स्पीशी का होगा वो एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज हो सकती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस मैम। ठीक है, और ये वैल्यूज आप लोगों को खुद से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये साइंटिस्ट ने कैलकुलेट की हुई है और इसका हमारे पास एक चार्ट प्रेजेंट है। ये इस तरह से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हर रिएक्शन का स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर कैलकुलेट हुआ है और उसकी वैल्यूज हमें ऑलरेडी नोन है। सो आप लोगों को इसकी जो है वो कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है। अब होता क्या है कि जो आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं, दोबारा से इन रिएक्शंस की तरफ आते हैं। मैंने एक चीज आप लोगों के सामने एक्सप्लेन की कि ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें कोई एक स्पीशी ऑक्सीडाइज होगी, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी एंड देयर मस्ट बी अनदर स्पीशी जो उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे रिएक्शन देख रहे हो, द रिएक्शन विच इज कैटेलाइज्ड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और इसमें लैक्टेट अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रही है बट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। लैक्टेट में से ये दो हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिलीज होंगे और लैक्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरोवेट में। अब ये जो रिलीज हो रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, इसमें 2 प्रोटॉन
और 2 इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज जब हम एक हाइड्रोजन के एटम की बात करते हैं तो इट मीन्स इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन. If we have a molecular hydrogen which is a combination of 2 hydrogen atom, it means कि आपके पास यहाँ पे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में और एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में, यानी कलेक्टिवली आपके पास 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, सो ये स्पीशी तो ऑक्सीडाइज हो गई, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया इन दी फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन. अब इस लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के पास कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होंगे जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को पिक करके अपनी ऑक्सीडाइज से कौन सी फॉर्म में जाएंगे, रिड्यूस फॉर्म में जाएंगे. सो हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ साथ एक रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा होता है. ठीक है, और डिहाइड्रोजिनेजेस ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि हम मेटाबॉलिज्म के अंदर डिस्कस करेंगे, जो इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं. ये सबस्ट्रेट में से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं. अब जहां पे भी आपने कोई डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम देखना है, आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो सबस्ट्रेट है उसमें से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिलीज होगी. ठीक है, 2 हाइड्रोजन के एटम रिलीज होंगे. जैसे आप यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज में देख रहे हो, एक एटम यहाँ से रिलीज हो रहा है, एक एटम यहाँ से रिलीज हो रहा है. इसी तरह से आप पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज देखोगे, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, जिस रिएक्शन में भी डिहाइड्रोजिनेज यूज होगा, इट मीन्स कि ये अपनी सबस्ट्रेट में से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, उसको ऑक्सीडाइज करेगा, और इस डिहाइड्रोजिनेज के साथ NAD+, FAD+ या NADP में से कोई कोफैक्टर एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट होगा, जो कि इस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और रिड्यूस हो जाएगा. इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं, इनकी स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर कैसे कैलकुलेट की जाती है. हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एक स्पीशी है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी और दूसरी स्पीशी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, यानी रिएक्शन फेवरेबल है या नहीं. ये हम कैसे बताएंगे इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. इससे पहले तो हमने ये बताया था ना कि किसी रिएक्शन की अगर फेवरेबल या नॉन फेवरेबल नेचर आपने बतानी है तो आप उस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में चेक करो, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस कंपेयर करो और इस फॉर्मूला के थ्रू उसकी एनर्जी निकाल लो. ठीक है, अगर तो वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब है रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है. इसी तरह से अगर आपने एक्चुअल फ्री एनर्जी निकालनी है तो एक्चुअल फ्री एनर्जी के लिए भी आप क्या करोगे, उसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को लोगे. ठीक है, और इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे. अगर आपके पास आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो रिएक्शन विल बी फेवरेबल, और अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो रिएक्शन नॉन फेवरेबल है. बट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हम के इक्विलिब्रियम नहीं देखते, हम रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और वो रिएक्शन फेवरेबल होगा. और अगर यहाँ पे किसी स्पीशी का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा और रिएक्शन क्या होगा, नॉन फेवरेबल. सो हमेशा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी वैल्यू को इस फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें आप क्या करते हो, डेल्टा G प्राइम नॉट इज इक्वल टू -NF डेल्टा E नॉट, इस फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, जहां पे N आपके पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कोई एक स्पीशी रिलीज कर रही है और दूसरी स्पीशी उसको एक्सेप्ट कर रही है. ये इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो N हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, Number of electrons. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट. सेकेंड आपके पास जो है वो है F
जो कि फैराडे कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दिस टाइम आपका जो फैराडे कांस्टेंट है, ये फैराडे कांस्टेंट इज इक्वल टू 96.5 किलो जूल पर वोल्ट। ठीक है। और थर्ड आपके पास बचता है डेल्टा ई प्राइम नॉट। ये डेल्टा ई प्राइम नॉट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? डेल्टा ई प्राइम नॉट इज इक्वल टू, डेल्टा मीन्स ये डिफरेंस है किसका? ई नॉट ऑफ एक्सेप्टर माइनस ई नॉट ऑफ डोनर। Donor. ठीक है। एन आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और एफ आपके पास क्या है? फैराडे कांस्टेंट विच इज 96.5 किलो जूल पर वोल्ट। अब हम एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करते हैं जस्ट टू मेक इट क्लियर क्या वाकई हम जो है वो किसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की फेवरेबल या नॉन फेवरेबल नेचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सपोज आपके पास यहाँ पे एक हाफ रिएक्शन विच इज एसिटाल्डिहाइड, सॉरी फॉर स्पेलिंग, जो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। ये एक हाफ रिएक्शन मीन्स कि ये आपके पास कंप्लीट नहीं है, हाफ है। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एथेनॉल। और इस हाफ रिएक्शन की जब आप रिडक्शन पोटेंशियल जो कि हम वही चार्ट से देख सकते हैं, एसिटाल्डिहाइड टू एथेनॉल, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.19 है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस रिएक्शन की रिडक्शन पोटेंशियल है -0.197 वोल्ट। अब ऑब्वियसली अगर ये वाला रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, रिडक्शन रिएक्शन, तो ये अकेला नहीं हो सकता, इसके साथ कोई दूसरा ऐसा रिएक्शन होना चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। बिकॉज आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था कि हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कपल्ड होते हैं, याद है? Yes, ma'am. ठीक है। तो हम Yes. यहाँ पे एक रिएक्शन लिख लेते हैं, सपोज इस केमिकल रिएक्शन, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। इस केस में आपका जो रिएक्शन है उसमें NaDH इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, NaD+ में कन्वर्ट होगा, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? और इस रिएक्शन की जो डेल्टा ई नॉट है वो आपके पास कितनी आ रही है? -0.324। ये रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप इस रिएक्शन की, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, आपने ऑपोजिट रिएक्शन के लिए ये कैलकुलेट किया ना, तो अगर डायरेक्शन चेंज भी करोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल वो, समझ आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते। सो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास NaDH है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो क्या उन इलेक्ट्रॉन्स को एसिटाल्डिहाइड एक्सेप्ट करके एथेनॉल में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं? ठीक है। इस रिएक्शन की हमने फेवरेबल या नॉन फेवरेबल नेचर देखी। हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी एसिटाल्डिहाइड मिक्स करते हो NaDH के साथ, यानी एक तरफ आपके पास एसिटाल्डिहाइड है, दूसरी तरफ आपके पास NaDH है, तो क्या ये रिएक्शंस कपल्ड होंगे? ये कॉमन हम यहाँ से हटा रहे हैं। और इसके रिस्पॉन्स में एथेनॉल प्रोड्यूस होगी या नहीं? क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं? ऑब्वियसली ये तभी स्पॉन्टेनियस होगा जब NaDH से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एसिटाल्डिहाइड एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ही ये एथेनॉल में कन्वर्ट होगा। सो ये रिएक्शन आपके पास तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास ओवरऑल इन दोनों की वजह से आने वाली जो डेल्टा G वैल्यू है वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। सो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस या इस रिएक्शन की फेवरेबिलिटी को चेक करने के लिए हमें ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है
और इसकी स्पॉन्टेनियस नेचर को कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, सो अब देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जो NaDH ने रिलीज करने हैं और इस साइड में एक्सेप्ट करने हैं। जी बच्चों बताएं। 1 टू 2 है। इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, सो n की जगह हम 2 लिखेंगे। फेरेडे कांस्टेंट आपके पास है 96.5 किलो जूल पर वोल्ट। ठीक है, और डेल्टा ई प्राइम नॉट हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, डेल्टा ई प्राइम नॉट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ एक्सेप्टर माइनस ई नॉट ऑफ डोनर। तो इसका मतलब है कि इस केस में NaDH अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और एसिटल्डिहाइड उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो एसिटल्डिहाइड वाला जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आप एक्सेप्टर की जगह लिखोगे और NaDH वाला रिडक्शन पोटेंशियल आप डोनर की जगह लिखोगे। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, माइनस 0.197 वोल्ट माइनस माइनस 0.320 वोल्ट। इसको सम करें, मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। 0.123 मैम प्लस 0.123। यस, प्लस 0.123। इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं और आप मुझे बताएं आंसर क्या आता है इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। -23.739 माइनस 23.739 किलो जूल पर मोल। इट मीन्स दिस रिएक्शन इज फेवरेबल रिएक्शन। अगर आप एसिटल्डिहाइड और NaDH को टेस्ट ट्यूब में यूज करते हो और फाइनल प्रोडक्ट्स देखते हो तो वो एथेनॉल में कन्वर्ट हो सकता है, बिकॉज NaDH अपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एसिटल्डिहाइड उन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करेगा एंड इट विल रिड्यूस टू द एथेनॉल। So this reaction is possible, this reaction is favorable। देखिएगा कि इस केस में आपके पास जो फ्री एनर्जी की वैल्यू है ना वो आप स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन अगर आपको एक्चुअल फ्री एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो वो उसी फॉर्मूला के थ्रू होगी, डेल्टा जी प्राइम नॉट प्लस RT log Q। इसका मतलब है कि एक्चुअल फ्री एनर्जी के लिए आपको एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ एथेनॉल एंड NAD+ जो के प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे अगर आप देखो तो मैम इसके लिए हमें ये भी तो पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना, स्टैंडर्ड वाली। करनी पड़ेगी बिल्कुल। एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड एंड NaDH इसका लॉग लोगे और जो स्टैंडर्ड है इसको कैलकुलेट किस तरह से करोगे, -NF डेल्टा ई प्राइम नॉट। सिर्फ स्टैंडर्ड को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो चेंज होगा, एक्चुअल फ्री एनर्जी आप उसी तरह से कैलकुलेट कर, सेम क्यों रहेगा, बिकॉज इट इज द मेजर ऑफ एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसमें आपको कंसंट्रेशन देखनी ही पड़ेगी। सो स्टैंडर्ड के लिए आप रिडक्शन पोटेंशियल्स को यूज करोगे और एक्चुअल के लिए एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करोगे। ओके, नेक्स्ट बच्चों एक लास्ट पॉइंट है जिसको बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा क्योंकि ये कोफैक्टर्स आपकी जान नहीं छोड़ेंगे पूरे मेटाबॉलिज्म में, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि आपके पास जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, NAD+, NADP+, FAD और FMN, इनकी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टीज हैं क्या वो सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, ये किस तरह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं ये तो हमें पता चल गया कि ये कोफैक्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम डीहाइड्रोजिनेसिस के साथ वर्क करते हैं और डीहाइड्रोजिनेसिस किसी सबस्ट्रेट में से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं और उस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ये एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन किस फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, क्या पूरी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं या उस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में से कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं, ये हमने क्लियर करना है। ठीक है, so what is the difference in the electron accepting properties of these molecules? Definitely इनकी electron accepting properties में difference है, तभी आप जब भी कोफैक्टर FAD की रिड्यूस फॉर्म देखते हो तो वो FADH2 लिखा हुआ मिलता है आपको। ठीक है, और यहाँ पे आप जब भी इसकी रिड्यूस फॉर्म देखते हो तो NaDH के साथ प्लस प्रोटॉन लिखा होता है, कभी भी NaDH2 नहीं लिखा होता।
ये फॉर्म कभी भी आपने नहीं लिखी देखी होगी किसी जगह, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डीहाइड्रोजिनेसिस जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिलीज करवाते हैं, उसको एक्सेप्ट करने का मैकेनिज्म NAD+ और NADP+ के अंदर डिफरेंट है, और FAD और FMN के अंदर उसको एक्सेप्ट करने का मैकेनिज्म क्या है, डिफरेंट है। समझ आ रही है कि मैं क्या चीज एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ? यस मैम। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि एक्चुअली डिफरेंस है किस वजह से है। ठीक है, पहले आप लोगों के सामने यहाँ पे इसका एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि NAD एक्चुअली है क्या और FAD क्या है। NAD आपके पास एक डाई न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन आप लोगों को मेरे से ज्यादा अच्छी आती होगी कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें 3 कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। एक पेंटोज शुगर होती है, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज, जिसके फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर आपके पास एक नाइट्रोजनस बेस होती है। वो एडेनिन भी हो सकती है, गुआनिन भी हो सकती है, साइटोसिन, थायामीन, यूरासिल, या अगर कोई और अनकॉमन नाइट्रोजनस बेस है जैसे निकोटीन वगैरह, तो वो भी प्रेजेंट हो सकती है यहाँ। ठीक है, तो हमेशा आपकी शुगर के फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर एक नाइट्रोजनस बेस होगी, और इस शुगर का जो 5th कार्बन एटम है, उस 5th कार्बन एटम के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा तो आप इसे कहोगे न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, वो AMP भी हो सकता है, GMP भी हो सकता है। अगर 2 फॉस्फेट ग्रुप्स होंगे तो आप कहोगे दिस इज न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट, और अगर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होगा आपके पास। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी न्यूक्लियोटाइड का। अगर मैं कह रही हूँ कि आपके पास जो NAD और NADP+ है, ये डाई न्यूक्लियोटाइड है, इसका मतलब है इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। 2 इस तरह के स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व करोगे। सो यस, वी कैन सी हियर इज अ डाई न्यूक्लियोटाइड। पहला न्यूक्लियोटाइड आपके पास ये है, जिसको मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इसमें एक पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर के साथ कार्बन नंबर 1 के ऊपर आपके पास जो नाइट्रोजनस बेस है, दिस नाइट्रोजनस बेस इज एडेनिन। ठीक है, और 5th कार्बन एटम के ऊपर आपके पास सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। अभी सपोज कि यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ, तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, दिस इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, सेकंड आपके पास एक और न्यूक्लियोटाइड है जिसमें ये 5 कार्बन शुगर पेंटोज शुगर है। इसके फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर एक बेस है, एंड दिस बेस इज निकोटीन, निकोटीन रिंग, और इसके 5th कार्बन एटम के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप ये अटैच है। सो दिस इज निकोटीनामाइड मोनोफॉस्फेट। अब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और निकोटीनामाइड मोनोफॉस्फेट, इनके जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, दे कैन अंडरगो कंडेंसेशन, और ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक होके एक डाई न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं निकोटीन अमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। यानी एक ऐसा डाई न्यूक्लियोटाइड जिसमें एक बेस एडिनिन है और दूसरी बेस निकोटीनामाइड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये अटैच है इस पोजीशन के ऊपर। ये NAD का स्ट्रक्चर है। अब इस NAD के स्ट्रक्चर में से सिर्फ निकोटीन रिंग वो पोर्शन है जो कि डीहाइड्रोजिनेसिस से आने वाले मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करती है। ये चीज तो आपको पता है ना कि ये NAD+ किसी डीहाइड्रोजिनेस के साथ अटैच है। सपोज यहाँ पे एक डीहाइड्रोजिनेस है, इस डीहाइड्रोजिनेस ने सबस्ट्रेट में से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिलीज करवाया, और ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन उसने NAD को भेज दिया। अब NAD ये डिसाइड करेगी कि मैंने अपने स्ट्रक्चर में इस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है, सो NAD के स्ट्रक्चर में सिर्फ ये जो पिंक हाइलाइटेड पोर्शन है निकोटीन रिंग का, दिस रिंग कैन एक्सेप्ट मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। किस फॉर्म में एक्सेप्ट करेगी? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज अ combination of 2 hydrogen atom, and each hydrogen atom is made up of 1 electron and 1 proton. ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन कंप्लीटली
यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इस रिंग में इस हाइड्रोजन एटम के साथ यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, यानी 2 हाइड्रोजन एटम में से एक हाइड्रोजन एटम कंप्लीटली निकोटीन रिंग का पार्ट बन गया। अब जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है इस रिंग में एडजस्ट होगा, और प्रीवियसली यहाँ पे जो 3 डबल बॉन्ड्स थे उसमें से किसी एक डबल बॉन्ड को क्या कर देगा, सैचुरेट कर देगा, उसको यहाँ पे खत्म कर देगा। सो आप कह सकते हो कि इस निकोटीन की रिंग में एक कंप्लीट हाइड्रोजन का एटम जो कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, ये अटैच है, और एक इलेक्ट्रॉन इसकी रिंग के अंदर एडजस्ट हुआ। सो एक एक्चुअली हाइड्राइड आयन इस Na+ ने एक्सेप्ट किया है। पीछे क्या चीज बच गई है, प्रोटॉन बच गया ना। दिस प्रोटॉन विल बी रिलीज्ड इनटू द मीडियम। इन सिंपलेस्ट वर्ड्स मैं ये कहना चाह रही हूँ कि Na+ डीहाइड्रोजनेसिस से आने वाली जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, ठीक है, Na+ इस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में से हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करता है, अपनी रिंग में अटैच करवाता है और NaDH में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो प्रोटॉन है ये इसके स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं बनता, बल्कि ये मीडियम में एज इट इज रिलीज हो जाता है। इसलिए हम इस प्रोटॉन को हमेशा प्लस साइन के साथ लिखते हैं, बिकॉज दिस प्रोटॉन इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रिंग। ये फ्री फॉर्म में रिलीज होगा, ये रिंग का पार्ट नहीं बनेगा। तो आप हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि Na+ जो है ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करता है। एंड हाइड्राइड आयन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। Yes, ma'am. आइंदा कभी भी आपने Na+ की जो रिड्यूस फॉर्म है उसको NaDH2 नहीं लिखना, NaDH+ प्रोटॉन। इसका मतलब है कि उसकी रिंग के अंदर एक प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और एक प्रोटॉन एज अ बाई प्रोडक्ट मीडियम में रिलीज हुआ। सो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कंप्लीटली किस तरह से ऐड होगी वो हमने देख लिया, कितना पोर्शन रिंग में रहेगा और कितना मीडियम में रिलीज होगा। Ma'am. नेक्स्ट है आपके पास FAD एंड FMN, ये लास्ट है बिल्कुल। FAD और FMN भी एक डाई न्यूक्लियोटाइड है, इसमें भी 2 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। पहला न्यूक्लियोटाइड आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये 5 कार्बन शुगर है, जिसमें फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर आपके पास एडिनिन बेस अटैच है, और 5th कार्बन एटम के ऊपर आपके पास एक फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये आपके पास एक पहला न्यूक्लियोटाइड है जिसको आप कहते हो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जस्ट लाइक द न्यूक्लियोटाइड जो आपने यहाँ पे NAD के स्ट्रक्चर में देखा था। सेकंड आपके पास ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है जिसमें ये 5 कार्बन शुगर है, जिसको यहाँ पे ओपन फॉर्म में दिखाया गया 1 2 3 4 5। ये राइबोस शुगर है, 5 कार्बन शुगर, जिसके फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर जो रिंग अटैच है दिस इज आइसोएलोक्साजीन रिंग। पिछले केस में आपके पास निकोटीन रिंग थी, इस केस में आपके पास आइसोएलोक्साजीन रिंग है, और 5th कार्बन एटम के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप है। अगेन ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड बनाएंगे, और आपके पास ये स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FAD में, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड में। इस केस में आपके पास ये वो रिंग है जो कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकती है। सपोज किसी डीहाइड्रोजिनेस ने सबस्ट्रेट में से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिलीज की, वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन FAD के पास आई, एंड FAD विल एक्सेप्ट द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कंप्लीटली। ठीक है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के अंदर आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से दूसरे हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। FAD पहले एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा इन दी फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम, और उसे अपने स्ट्रक्चर में अटैच करवा लेगा। फिर दूसरे प्रोटॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा इन दी फॉर्म ऑफ सेकंड हाइड्रोजन एटम, और इसको अपने स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट करवा लेगा। यानी FAD एक हाइड्रोजन एटम को भी एक्सेप्ट कर सकता है, FADH में भी कन्वर्ट हो सकता है, और अगर आपके पास कंप्लीट मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है तो ये दूसरे हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करके FADH2 में भी कन्वर्ट हो सकता है।
दिस फॉर्म इज पार्शियली रिड्यूस फॉर्म बिकॉज इसमें एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और दूसरे की जगह है अभी, एंड दिस इज फुली रिड्यूस फॉर्म बिकॉज इसके बाद ये मजीद हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सो FAD आपके पूरे के पूरे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को, कंप्लीट मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है, जबकि NAD सिर्फ और सिर्फ हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करता है। इसीलिए हम NAD प्लस की जो रिड्यूस फॉर्म है उसको NADH प्लस प्रोटॉन लिखते हैं, और FAD की जो रिड्यूस फॉर्म है उसको FADH2 लिखते हैं बिकॉज ये कंप्लीटली मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने का पोटेंशियल रखते हैं।